थोड़ा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये मोल कंसेप्ट एंड ऑल कि पहले या उसके बाद बोलो हमको ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है, दैट इज ए लॉ ऑफ, हमारे डिफरेंट लॉज होते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलो। तो ये टॉपिक सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज ए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। बेटा ये टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। एंजॉय करेंगे बेटा ये चैप्टर में, क्यों? मतलब बहुत मजेदार चैप्टर है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है कितने? तो वैसे देखे जाए तो 4 है, पर मैं आपको 5 बताऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी 5 बोल रहा है। कैसे? सुनो। पहला होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये पहला है। सेकंड आएगा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, सेकंड वन इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। बेटा थर्ड आएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बेटा लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, एक्चुअली वो जो लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम है ना, उसको गेलुसैक लॉ बोला गया है। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और पांचवा आएगा बेटा अवोगैड्रोस अंकल की लॉ, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एवोगैड्रोस अंकल है और इस अंकल के लॉ ना इन्होंने अपनी लॉ बनाया कौन ऐसा अवोगैड्रोस लॉ। तो बेटा ये एक एक लॉ के बारे में समझेंगे और इसके ऊपर सवाल भी बड़े आसानी से बहुत इजी होते हैं, एकदम बेसिक लेवल बच्चों के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी देख लेंगे। राइट, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, हम एक एक स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट वन आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉर यू, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ मास। वेरी गुड। तो पहला स्टार्ट हो रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा आपने 10th क्लास से पढ़ा होगा ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ऐसे हम बट्टी करते थे ना, बस वही वाला टॉपिक है ये। अब आएगा सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सर जैसा 10th क्लास में पढ़े अभी भी वैसे ही पढ़ना, नया क्या है? क्या पढ़ेंगे बेटा? हाँ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं बेटा। देखो मास ना तो आप बना सकते हो और ना तो तोड़ सकते हो। कहां पर? इन ए केमिकल रिएक्शन और इन ए फिजिकल रिएक्शन। राइट, और बोलेंगे बेटा बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। चलो करेंगे इसी बारे में। सर ये लॉ दिया किसने? लेविजर अंकल ने दिया। लेविजर अंकल कौन थे? फादर ऑफ केमिस्ट्री थे। हाँ बेटा, लेविजर अंकल कौन थे? फादर ऑफ केमिस्ट्री थे। वेरी गुड। और इनके हिसाब से ये लॉ कैसा था? तो बोला मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बेटा मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। राइट बेटा, कहां पर? इन्हें केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस। बेटा रिएक्शन केमिकल का हो, देखो बेटा मैं RXN लिखता हूं, कंफ्यूज मत होना, ये रिएक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन और इन ए फिजिकल रिएक्शन but can be transformed into one form to another form, but can be transformed into one form to another form. राइट बेटा, वेरी गुड। पर खास बात आपको ये बता दे बेटा, दिस लॉ इज नॉट फॉलो इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो आप ये एक नोट ले लो, 2000 रुपीज का नोट,
सुधीर सर की तरफ से सब बच्चों को छोटा सा गिफ्ट है। ये 2000 रुपए का नोट रख लेना, सबके काम में आएगा। क्या बेटा? दिस लॉ is not applicable. This law is not applicable for nuclear reaction or in nuclear reaction. अब आप बोलोगे सर ये 2000 रुपीज का नोट देके आप तो घाटे में जाओगे। नहीं, घाटे में नहीं जाऊंगा बेटा, मेरे बच्चे फायदे में रहेंगे तो उनसे डबल फायदा मुझे भी होगा। कैसे? सुनो, ये मैंने नोट के लिख के क्यों दिया, ये नीट एग्जाम में आ चुका था। अब हम लोग ये लॉ याद करते बैठ गए, वो नहीं, नीट एग्जाम में कितना अच्छे से पूछा, दिस लॉ इज नॉट अप्लीकेबल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब बाकी का आने वाले तो छोड़ो, नहीं आने वाले को पकड़ो। किस में अप्लीकेबल नहीं है? न्यूक्लियर रिएक्शन में अप्लीकेबल नहीं है। आ गया 4 मार्क आ गए भाई। आपको 4 मार्क आ गए, आपको मेडिसिन सीट आ गई, मैं खुश हो गया। आपको आईआईटी सीट आ गई, मैं और खुश हो गया। गॉट द पॉइंट? ऐसी चीजें पकड़ो। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। चलो इसका छोटा सा एग्जाम्पल भी करके देखेंगे बेटा। इसका छोटा सा एग्जाम्पल भी करके देखेंगे। देखो, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, सिंपल, सब बुक में यही लिखा है, मैंने लिखा है करके नहीं, सारे बुक में यही लिखा होता है। कार्बन को कंबशन करा लो, CO2 देगा। बेटा सर इसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और ये आने वाले को हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। मतलब ये लॉ के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू, भाई मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट आना चाहिए बेटा। सही है ना? मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ प्रोडक्ट आना चाहिए। बेटा ये जो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट कैसे आएगा? आप देखिए, कार्बन की एटॉमिक वेट कितनी है? तो 12 ग्राम। O2 की मॉलिक्यूलर वेट कितनी है? 16 इंटू 2 32 ग्राम। बेटा दोनों का मास देख लो कितना आ गया? 44 ग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ दी CO2 प्रोडक्ट कितना आ रहा? 44 ग्राम। तो सर कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई ना? व्हाट इज दैट? मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। दैट मीन्स दिस इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बता रहा है बेटा? देखो, ना तो मास को आपने बनाया है और ना तो मास को आपने क्या किया? डिस्ट्रॉय किया है। बट वन फॉर्म से अदर फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि वन फॉर्म ऐसा था, टोटल मास 44 थी, दोनों मिला के कंपाउंड मिल गया, उसकी भी मास 44 है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। देखो बेटा, यहाँ कुछ भी लूज नहीं हुआ है, सब कुछ सेम का सेम ही है। गॉट द पॉइंट? एनी डाउट? वेरी गुड। ले लो स्क्रीनशॉट लेते चलो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो। अब और एक एग्जांपल देंगे बेटा आपको। बेटा और एक एग्जांपल देखिए। बेटा N2 है, H2 है, मिलके NH3 अमोनिया दे रहा है। यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगा लो। नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 3 इंटू 2 6, यहाँ 2 है, 3 लगा लो। बेटा नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर वेट 14 इंटू 2 28 ग्राम। हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर वेट 3 इंटू 2 6 ग्राम। आप जानते हो नाइट्रोजन की एटॉमिक वेट 14 है, कार्बन की एटॉमिक वेट 12 है, ऑक्सीजन की एटॉमिक वेट 16 है, हाइड्रोजन की एटॉमिक वेट 1 है। ये याद रखो बेटा, बहुत काम आएंगे। और 14 प्लस 3 17, 17 इंटू 2 बेटा 34 ग्राम। भाई ये दोनों को मिला लो, 28 प्लस 6 34 ग्राम, इट इज इक्वल टू 34 ग्राम। सर क्या बता रहे हैं ये? सर ये बता रहे हैं कि जितना मास ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट आएगा। अगर ऐसा हो गया तो लेविसियर अंकल का जो लॉ था वो सही था।
एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया बेटा ये, राइट? स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। हाँ बेटा, एग्जाम में सवाल कैसे पूछते हैं एक साथ देख लेंगे हम लोग, हाँ? एक साथ। चलो अभी सेकंड लॉ पे उतरेंगे। सेकंड लॉ क्या है बेटा आपका? वेरी गुड। सेकंड लॉ क्या है? मर्जी आपकी, डेफिनेट लगाओ, मल्टीपल लगाओ, कि गेलू से एक लॉ लगाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता, सब एक एक ही करके पढ़ने हैं। तो ना हम बात करेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये भी इंटरेस्टिंग है सर। ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने दिया? सुधीर सर ने तो नहीं दिया, ये तो पक्का है, मैंने तो नहीं दिया, तो ये अपने प्राउस अंकल ने दिया, PROUST, ये प्राउस अंकल ने दिया। बेटा इनके हिसाब से क्या था? रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स बाय वेट रिमेन्स सेम। रेशियो ऑफ components by weight remains same। हाँ बेटा, रेशियो ऑफ कंपोनेंट बाय वेट रिमेन्स सेम नो मैटर व्हाट इज द सोर्स ऑफ द कंपोनेंट। No matter whatever is the source of component or method of preparation। मैं जानता हूं ये स्टेटमेंट लिखने से किसी को समझ में तो नहीं आता, पर मैं इसके एग्जाम्पल दूंगा ना, सबको समझ में आएगा। बेटा एग्जाम्पल देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने बारिश में से वाटर को पकड़ा। बेटा मैंने बहते वाले पानी में से वाटर को लाया। बेटा मैंने कुएं में से वाटर को लाया, वेल वाटर। बेटा मैंने घर में हमारा टैप होता ना, टैप में से वाटर को लिया। देखो बेटा वाटर के सोर्स क्या है? बारिश, सी, वेल, टैप। मर्जी आपकी, जहां से उठाना उठाओ, लेकिन उठाओ तो वाटर। अब ये वाटर उठाने के बाद इस वाटर में क्या क्या है? बेटा एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है बेटा? वेरी गुड सर। हाइड्रोजन कितने? 2, एटॉमिक वेट इसकी 1, 2 into 1 1। बेटा ऑक्सीजन एक है, एटॉमिक वेट 16। मतलब इससे मिलने वाली रेशियो 1:8, 1:8, 1:8, 1:8। वही तो बोला मैंने, रेशियो ऑफ कंपोनेंट बाय वेट रिमेन्स सेम। हाइड्रोजन ये है और ऑक्सीजन ये है, दोनों का रेशियो 1:8 है। पानी आपका बारिश से पकड़े हो, वाटर आपने सी से लाए हो, वाटर आपने कुएं से निकाले हो, या वाटर आपने नल का लिए हो, सारे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो रिमेन सेम होगा। इसका मतलब दिस लॉ इज कॉल्ड एज ए लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट का मतलब बेटा देखो, एलिमेंट्स की जो रेशियोज आ रहे हैं क्या चेंज हो रही है? ना सर, कुछ भी सोर्स हो, दी रेशियो ऑफ दी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड रिमेन सेम, तो ये रिमेन सेम है। आपको और ही एग्जांपल दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बेटा? और एक एग्जांपल देखिए,
सर ये आप वाटर का ले लिया, हाँ बेटा, अभी हमारे बुक में वाटर का दिया और एक CO2 का दिया, तो मैं CO2 भी दे दूं आपको, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो बेटा, अभी दूसरा, कार्बन और ऑक्सीजन का कंबशन करा के CO2 मिला लिए, अच्छी बात है बेटा। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, इसको हीट करा लो तो ये भी आपको CO2 देगा और बाद में बाजू में CaO ऐसे कंपाउंड दे देगा। बेटा ये CO2 आपको कंबशन ऑफ कार्बन से आ रहा है, बेटा ये CO2 आपको कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से आ रहा है। बेटा ये CO2 में क्या है, कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है। कार्बन की एटॉमिक वेट 12 है, ऑक्सीजन की एटॉमिक वेट 16 2 32 है। बेटा यहाँ भी कार्बन की एटॉमिक वेट 12 है और यहाँ भी ऑक्सीजन की एटॉमिक वेट 16 × 2 32 है। सर इसका रेशियो निकालो, हाँ ना बेटा, 12 32 2 6 16 3 8। तो सर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ 3:8 आ रहा है और यहाँ भी 3:8 आ रहा है। 4 × 3 12, राइट, 4 × 8 32। तो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो देखो बेटा, आपको CO2 में 3:8 ही आता है और इस CO2 में भी कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 आ रहा है। नो मैटर वॉट एवर इज द सोर्स, ये आ कहां से रहा है, कंबशन ऑफ कार्बन, ये आ कहां से रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बन। उससे मतलब नहीं कि सोर्स क्या है, मतलब ये है कि बना क्या है, बना तो CO2 ना भाई। तो CO2 बनने के लिए कार्बन भी 1 लगेगा, ऑक्सीजन भी 2 लगेंगे, तो इनकी एटॉमिक रेशियो 12:32, एवरेज निकालो भाई 3:8 3:8। इज इट क्लियर? ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट। बेटा अब होगा, दैट इज द थर्ड वन, कॉल्ड एज ए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बेटा इस लॉ में अगर कभी पूछा जाए ना, इस लॉ का एक छोटा सा नोट रख लो, पर ये नोट अभी मैं 2000 का नोट नहीं दूंगा बेटा, तब से मैं आपको 2-2 हजार रुपये बांट रहा हूं, मेरे पैसे भी खत्म हो जाएंगे ना। तो काम करो 50 रुपए का नोट रख लो। क्या है, दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स, ये लॉ इज नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स। बड़ा आइसोटोप्स को ये लॉ वैलिड ही नहीं है। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, सुनो बेटा, एक एग्जांपल लेके बाद में स्टेटमेंट बना लेंगे। पहले एग्जांपल लेंगे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं 2 एलिमेंट का। कैसे, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। बेटा ये दोनों मिलके पानी बनाता है, अच्छी बात है। बेटा ये दोनों मिलके कंपाउंड बनाते हैं, ये भी अच्छी बात है। अब हाइड्रोजन है कितने, 2, एटॉमिक वेट 2। ऑक्सीजन है कितने, 1, एटॉमिक वेट 16। बन गया। बेटा हाइड्रोजन है कितने, 2, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन है कितने, 2, 16 × 2 32। बेटा इसका रेशियो निकालो 1:8, इसका रेशियो निकालो 1:16। रेशियो है ना, 2:16 को 1:8 लिखते हैं, बोलो 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 16s are 32। बन गया? नहीं समझे? मतलब मैंने कुछ समझाया नहीं, स्टेटमेंट नहीं दिया, मैंने एग्जांपल लिया। बेटा ये एग्जांपल बताता है जब 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं, एक काम करेंगे, सर कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाए तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन ऑक्सीजन को मिलाए तो क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। कार्बन कितने, 1, एटॉमिक वेट 12 12। ऑक्सीजन कितने, 2, 16 × 2 32। कार्बन कितना, 1, एटॉमिक वेट 12। बेटा ऑक्सीजन कितने, 1, एटॉमिक वेट 16। बेटा इनका रेशियो निकालो, बेटा इनका रेशियो निकालो, कितना आएगा, 12:32 बनाओ भाई, राइट।
16, 3, 8, तो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो आ रहा 4, 3, 12, 4 8 जा 32, 12, 16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ये भी बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है, ये कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो है। अब इसमें खास बात, क्योंकि मैं अब तक लॉ का स्टेटमेंट नहीं दिया ना, इसीलिए खास बात बेटा, जब दो एलिमेंट कंबाइन होके या तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड दिए, देखे हैं, अब मैंने दो का ही लिया बेटा, दो एलिमेंट कंबाइन होके दो कंपाउंड, देखो दो एलिमेंट कंबाइन होके, आई रिपीट, टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड और मोर देन टू कंपाउंड, टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड और मोर देन टू कंपाउंड। बेटा इन दैट one of the element will have a fixed mass, one of the element will have a fixed mass। देखो two elements combine to form two compound or more than two compound, in which one of the element is having a क्या बेटा fixed mass। बेटा इनमें कार्बन ऑक्सीजन में फिक्स्ड मास किसका, कार्बन का। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जो दो कंपाउंड बना है, फिक्स्ड मास किसका, हाइड्रोजन का। और जिस एलिमेंट का फिक्स्ड मास होगा वो जब दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करेगा, दे बियर ए सिंपल मल्टीपल रेशियो। देखो 8 और 16 का रेशियो निकालो 1:2। बेटा 1:2, 2:3:4:5:6:7:8:9, ये क्या रहा, मल्टीपल रेशियो है भाई। 1:1.5 मल्टीपल नहीं होता, 1:2.7 मल्टीपल नहीं है। देखो होल नंबर 1:2, 2:3, 1:2, 2:3, 3:4, 2:4 आ रहा ना, ये सारे मल्टीपल रेशियो है भाई। याद देखिए, और एक बार मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रहा, when two elements combine to form two compound in which one of the element is having a fixed mass which combined with the other element and these other element bear a simple multiple ratio। भाई 8:4 मतलब 2:1 ही होता ना, वही तो लिखा। बेटा 8:16 मतलब 1:2 होता ना, वही लिखा। What is this? It is a simple multiple ratio। What is this? सिंपल मल्टीपल रेशियो। बेटा ये क्या है, सिंपल मल्टीपल रेशियो, राइट। एंड हेंस दिस इज कॉल्ड एज ए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद ऐसा एग्जाम्पल दूंगा, वो एग्जाम्पल सबका बाप, आई मीन टू से इतना बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल होगा कि उसके आगे एग्जाम्पल बन भी नहीं सकते, राइट। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो भाई, when two element combine together to form two compound in which one of the element is having a fixed mass which combine with other element will have a simple multiple ratio। और एक बार, when two elements combine together to form two compound in which one of the element is having a fixed mass which combine with other element which will bear a simple multiple ratio is called law of multiple proportion। राइट, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लो इसका। और एक अच्छा सा एग्जाम्पल करेंगे, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है वो। सर आपने स्टेटमेंट लिखा के नहीं दिया, जानबूझ के नहीं दिया बेटा मैंने। क्यों? क्योंकि पहले एग्जाम्पल समझाना पड़ता है इसमें और बाद में स्टेटमेंट बच्चों से लिखवाना पड़ता है, क्योंकि ये लॉ ऐसा है बेटा, अगर स्टेटमेंट लिखवा के एग्जाम्पल कराए ना तो 100 में से 10 बच्चों को समझ में आता, और ऐसा एग्जाम्पल देके बच्चों से स्टेटमेंट करवाए ना
तो 100 में से 200 बच्चों को समझ में आता है। तो बोलेंगे 100 में से 200 कैसे? भाई जो 100 बच्चे बैठे उनको तो आएगा ही आएगा। 100 बच्चों के और 100 दोस्त है ना, वो जाके उनको बताएंगे बेटा ये लॉ ऐसा है ऐसा है। आप बोलेंगे सर आप क्या बोल रहे हो, आपको भी समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर, कभी कभी ये ना चीजें मुझे भी समझ में नहीं आती, लेकिन मैं चाहता हूँ आप तो समझ जाएंगे बेटा। देखो अब देखो, मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो एग्जाम्पल सबका बाप है, इन द सेंस इतना मस्त एग्जाम्पल है, वेरी गुड एग्जाम्पल बेटा। ऐसा मुझे लगा था, मुझे लगा कि ये दो एलिमेंट है, कौन से भाई? एक नाइट्रोजन होगा और ये ऑक्सीजन होगा, ये दो एलिमेंट है, अच्छी बात है बेटा। ये दो एलिमेंट कंबाइन होके क्या क्या बना सकता है? सर क्या क्या नहीं बना सकता है वो पूछो। इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं, वो है ना ऐसा सूंघ लो ऐसा हंसते रहते हैं, वो लाफिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है भाई। इससे कंबाइन होके आपको ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी मिलती है। हाँ बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके ऊपर एक जोक भी है, बच्चों को मालूम है कैसा? एक टीचर एक बच्चे से पूछती है, बेटा आप जानते हो नाइट्रोजन गैस व्हेन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन व्हाट इट फॉर्म? बच्चा बोलता है नो, नहीं समझे? व्हाट द टीचर इज आस्किंग, डू यू नो व्हेन नाइट्रोजन गैस कंबाइन विद द ऑक्सीजन गैस व्हाट इट गिव्स? वो बोलता मैडम नो। नो का मतलब आंसर आ गया। एक्चुअली बोलना चाहता मुझे नहीं मालूम, जैसे ही बोलता है मैडम नो, मैडम बोलती वेरी गुड सिट डाउन। बच्चा खुश हो जाता, अरे भाई मैंने तो नो बोला, मैडम ने वेरी गुड बोली। एक्चुअली बच्चे ने नो बोला, मैडम को मालूम था NO ही बनने वाला है, नाइट्रिक ऑक्साइड, वेरी गुड बेटा। फिर N और O जुड़ के आपको और एक ऑक्साइड देता है, कौन सी वाली ऑक्साइड देगा? N2O3 वाली। बेटा ये जुड़ के और एक गैस देगा, कौन सा देगा? N2O4 देगा। बेटा वो जुड़ के और एक कंपाउंड देगा, N2O5 देगा। देखो अपना स्टेटमेंट क्या था, जब दो एलिमेंट कंबाइन हो जाए इट फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड। सर आपने तो मोर देन 2 कंपाउंड ही बना दिए, यस सर। अब इसमें ढूंढना है नाइट्रोजन कितने, 2। एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन 14, 14 इंटू 2 28। बेटा नाइट्रोजन की एटॉमिक वेट 14 एक ही है, तो पकड़ लो 14। बेटा ये 2, 14 इंटू 2 28, 14 इंटू 2 28, 14 इंटू 2 28। अच्छी बात है सर, ये सब 28 है, तो इसको क्यों छोड़ू मैं? तो भाई इसको इंटू 2 करके 28 बना सकते हो। कैसे? बाद में रुको रुको। ऑक्सीजन कितना? 1, 16। कितना? 1, 16। कितने? 3, 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 4 64, 16 इंटू 5 80 बनता है बेटा। 16 इंटू 5 80। भाई ये 80 है, 64 है, 48 है, 16 है, 16 है। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो मैंने चाहा इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो सर ये बन गया 28 और ये बन गया 32। बेटा ये 16, 32, 48, 64, 80 ये मल्टीपल रेशियो नहीं लग रहे? वेरी गुड। 28, 28, 28, 28, 28 ये सब का सब क्या हो गया? फिक्स्ड मास। क्या हो गया? फिक्स्ड मास। और जिससे कंबाइन हो रहे हैं वो सारे एलिमेंट आर मल्टीपल रेशियो, मल्टीपल वेर सिंपल मल्टीपल रेशियो। कैसे बेटा? ये 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। जबरा बेटा क्या आ गया? 1:2:3:4:5। सुधीर सर ने अभी बताया थे, दिस इज कॉल्ड एज ए व्हाट? सिंपल मल्टीपल रेशियो। सर इट इज कॉल्ड एज ए व्हाट? सिंपल मल्टीपल रेशियो। लॉ बन गया ना भाई? नहीं बना? देखो, when two elements combine to form 2 compound or more than 2 compound in which one of the element will have a fixed mass, and when it combine with the other element bear a simple multiple ratio are called as a law of multiple proportion। लिख लो बेटा स्टेटमेंट इसका। कैसे लिखोगे? when two elements combine to form 2 or more than 2 compound
है ना बेटा? When two elements combine to form two or more than two compound, then one of the element will have fixed mass and it combined with other element which bear a simple multiple ratio to each other. बेटा bear a simple multiple ratio to each other is the law of multiple proportion. इसीलिए मैंने स्टेटमेंट पहले नहीं दिया बेटा, मैं चाहता था पहले ये चीजें समझ में आ जाए, स्टेटमेंट आप अपने आप बना लोगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, राइट? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बेटा ये कंसेप्ट था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और ये लॉ एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग में लिखा था पर अभी लिख रहा हूं। दिस लॉ गिवन बाय हुम? अपने डाल्टन अंकल है ना, डाल्टन अंकल, जॉन डाल्टन। डाल्टन अंकल की एटॉमिक थ्योरी याद आ रही है? वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाते हैं बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में उन्होंने बताया था डाल्टन अंकल की एटॉमिक थ्योरी थी कि इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। जो पार्टिकल टूटता नहीं ना उसको बोला गया है ना? जो नहीं टूट पा रहा उसको एटम बोला था, जबकि वो गलत था। तो एनी हाउ डाल्टन अंकल थे बेटा। तो ये लो अपने डाल्टन अंकल ने दे दिए, राइट? लिख लो बेटा, आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अगर आपको ये छोटा सा स्टेटमेंट मैंने 3 एग्जांपल दे दिया, पहले 2 सिंपल और एक सबसे बड़ा, अगर ये ऐसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो ये एग्जांपल से मैं चाहूंगा कि बच्चों को लॉ तो समझ में आया ही होगा। अगर सही में आपको समझ में आया या नहीं आया, अब ये क्लैरिफाई हम करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। हाँ बेटा, IIT मेंस से पूछे जाते हैं, सही में बता रहा हूं मैं। अब कौन से साल में पूछा एग्जैक्टली वो तो नहीं मालूम, पर ऐसे टाइप के क्वेश्चन मेंस लेवल में जरूर पूछे जाते हैं। व्हाट इज दैट? आई विल एक्सप्लेन। सी बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग, जब भी सुधीर सर WOF लिखते हैं तो आप समझ जाना कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, या विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लिख दो चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर प्रूव्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो पहला एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा, सर क्या ये दोनों पेयर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव करते हैं? मुझे नहीं मालूम, मैं पूछ रहा हूं। क्या बेटा इसके अलावा ये दोनों पेयर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव करते हैं? सर इसके अलावा क्या ये दोनों के दोनों पेयर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव करते हैं, या ये दोनों के दोनों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव करते हैं? देखो आंसर बोलो बेटा, क्या आना चाहिए बेटा? यहां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर प्रूव लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या था, अगर कोई 2 एलिमेंट कंबाइन हो जाए, 2 एलिमेंट से मिलने वाले कंपाउंड या तो 2 या तो 2 से ज्यादा। भाई यहाँ हाइड्रोजन सल्फर को मिलाए तो H2S, ठीक है। ऑक्सीजन कहां से आया? काम का नहीं है। कार्बन और क्लोरीन अगर मिलता है तो कार्बन क्लोरीन का कंपाउंड आना चाहिए। तो यहाँ हाइड्रोजन का, ये भी काम का नहीं है बेटा। यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कंपाउंड एक और दूसरा अलग आना चाहिए, दोनों सेम आ गए, काम का नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होते तो 2 अलग अलग कंपाउंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ही आए हैं, और आंसर आपका यही होगा। कैसे? सुनो भाई,
नाइट्रोजन 14 इंटू 2 28 इज टू 16 कितना बेटा ये 14 इज टू 16 किसकी मास सेम है ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा है नाइट्रोजन BRF 14 इज टू 28 1 इज टू 2 सिंपल मल्टीपल रेशियो बोला ना बेटा दो एलिमेंट अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड देंगे जिसमें वन ऑफ द एलिमेंट विल हैव ए फिक्स्ड मास one of the element will have a what sir fixed mass which combined with other element bear a simple multiple ratio are called as a law of multiple proportion given by Dalton uncle किसने दिया बेटा ये सर ये डाल्टन अंकल ने दिया आंसर आपका क्या आएगा फोर्थ ऑप्शन आएगा राइट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका बेटा अभी ये क्वेश्चन देखो क्वेश्चन में क्या दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डज नॉट भाई देखो SNOCl से मिलके आपको 1:2 1:4 दिख ही रहा है तो ये तो लॉ हो गया PbO PbO2 Pb एक ऑक्सीजन एक Pb एक ऑक्सीजन 2 1:2 चल गया 1:2 1:3 2:3 चल गया भाई ये HACl है तो यहाँ कंपाउंड HCl क्या आना ये NaCl है क्या कंपाउंड NaCl क्या आना दोनों अलग अलग आ गए but which of the following one does not follow बेटा ऑप्शन 4 is does not follow law of multiple proportion क्लियर है बेटा देख लो इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा ये जो क्वेश्चन हमने किया है अभी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे इसके बाद रह गया लॉ ऑफ गेलुसैक लॉ मतलब लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम और अवोगाद्रो अंकल की लॉ अवोगाद्रोस लॉ ये वाला हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे राइट बेटा थैंक यू बेटा थैंक यू वेरी मच प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू ऑल द बेस्ट टेक केयर बाय